चलिए, आज ये ज्योग्राफी का आपका दूसरा क्लास है ना? है ना? ज्योग्राफी का दूसरा क्लास है, तो रिवीजन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? चलो आगे देखिए। सबसे पहले पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? भूगोल के बारे में जाने थे। पृथ्वी के ऊपरी परत पर जो भी चीज मौजूद है उसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। पृथ्वी के ऊपरी परत पर जो भी कुछ मौजूद है, जैसे वन है, नदी है, पहाड़ है, पहाड़ी है, समुद्र है, सागर है, ये सब चीज का अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये जो भूगोल है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफी, ये ज्योग्राफी दो वर्डों से मिलकर के बना। कितने वर्ड से मिलकर के बना? दो। एक पहला वर्ड जो है वो क्या है आपका? जियो। क्या है? जियो। और दूसरा क्या है? ग्राफो। जियो का मतलब क्या होता है बाबू? आपका पृथ्वी। और ग्राफो का मतलब क्या होता है? लिखना या वर्णन करना। जब हम पृथ्वी के बारे में वर्णन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका जो पहला चैप्टर है वो है क्या है? भारत संसाधन एवं उपयोग। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे संसाधन पर। किस पे आएंगे? संसाधन के बारे में समझते हैं। इस पृथ्वी पे उपस्थित हर वो चीज जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, मानव जिसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। संसाधन के रूप में क्या हो सकता है? तो कपड़ा हो सकता है, मकान हो सकता है, घर हो सकता है ना? गाड़ी हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, खनिज हो सकता है, कृषि के लिए फल हो गया, सब्जी हो गया, ये सब का सब क्या कहलाएगा? आपका संसाधन कहलाएगा। हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। ये बात किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन ने कहा था। किसके द्वारा कहा गया था? जिमरमैन के द्वारा कहा गया था। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? ये जो संसाधन का महत्व जो है बहुत ज्यादा है। संसाधन का पहला महत्व आर्थिक महत्व। अगर संसाधन आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उसको बेच बेच के आप खूब ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, है ना? तो संसाधन का आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। संसाधन राष्ट्र की उन्नति में भी बहुत बड़ा योगदान निभाता है। जिस राष्ट्र के पास जितना ज्यादा संसाधन रहेगा वो राष्ट्र उतना धनी बनेगा। यस यू नो, है ना? जैसे एग्जांपल ले, अगर अभी बात करें अरब देश, जितना भी है, अरब देश के पास बहुत ज्यादा मात्रा में पेट्रोलियम, उसको बेचता है, बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मानव की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी संसाधन होता है। जैसे मोबाइल फोन एक संसाधन है जो कि मानव की जरूरतों को पूरा करता है। कंप्यूटर एक संसाधन मानव की जरूरतों को पूरा करता है ना? इस तरीके से कई सारा चीज है। गाड़ी है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, बहुत सारा चीज है। उद्योगों का आधार, उद्योग जो है ना बिना संसाधन का नहीं लगता है। कपड़ा का उद्योग लगाना तो कपास चाहिए। कपास क्या है? संसाधन। क्या है? संसाधन है। तो बिना हम उद्योगों का जो आधार है वो भी संसाधन है। पर्यावरण संतुलन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी पर्यावरण संतुलित तभी रहेगा जब संसाधन आपके पास पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहेगा। जैसे जल हो गया, वायु हो गया, ये सब का सब क्या? संसाधन है। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संसाधन का मुख्यतः दो प्रकार होता है। पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। प्रकृति में से जो प्राप्त संसाधन होता है उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और मानव जो संसाधन का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानवकृत संसाधन कहते हैं। ठीक है ना? आइए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या किए? संसाधन का वर्गीकरण किए। संसाधन का वर्गीकरण जो है ना कई आधार पर करते हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितना प्रकार का? जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर कितना प्रकार का? दो प्रकार। पहला कौन सा? दूसरा अजैव। ठीक है ना? उसके बाद क्या था? उपयोगिता के आधार पर कितना प्रकार का? पहला, दूसरा और नवीकरणीय। तो कोई दिक्कत? उधर कहाँ देखती है तुम रे? तो कल आई थी तुम? हाँ, तब तो ठीक है। अगला बताइएगा, स्वामित्व के आधार पर कितना प्रकार का? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वेरी गुड। विकास के आधार पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वेरी गुड। हेलो, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या करते हैं? एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है जैव संसाधन। जैव संसाधन किसमें? जिसके अंदर जीवन है, यानी जितना भी सजीव संसाधन है, सजीव है, वो सब का सब क्या कहलाएगा? जैव संसाधन कहलाएगा। देखो, सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहा जाता है। सजीव वस्तु जितना भी, जैसे मनुष्य, मनुष्य भी एक संसाधन है, ये किसमें आएगा? जैव संसाधन। वनस्पति किसमें आएगा? जैव संसाधन। मछली किसमें आएगा? पशु किसमें आएगा? वन प्राणी किसमें आएगा? तो याद रखिएगा, जिसके अंदर जीवन, जितना भी सजीव संसाधन है वो सब का सब किसमें आएगा? जैव संसाधन में आएगा। किसमें आएगा? नाम से पता चला, जैव संसाधन, जिसके अंदर जीवन हो। सजीव वस्तुओं को हम लोग क्या बोलेंगे? जैव संसाधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैव संसाधन। और जितना भी निर्जीव वस्तु आ गया,
उसको हम लोग क्या कहेंगे, अजैव संसाधन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, चट्टान क्या आएगा, धातु क्या आएगा, कोयला क्या आएगा, पेट्रोलियम क्या आएगा, कार क्या आएगा, एरोप्लेन क्या आएगा, हेलीकॉप्टर क्या आएगा, कंप्यूटर क्या आएगा, मोबाइल क्या आएगा, कपड़ा क्या आएगा, बेंच क्या आएगा। समझ में आया? ये सब का सब किस में आएगा, अजैव संसाधन में। तो इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं है। तो जिसके अंदर जीवन है अर्थात जो सजीव है, ऐसे संसाधन को हम लोग जैव संसाधन बोलते हैं। और जो निर्जीव वस्तुएं हैं वैसे संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। प्राणी भी है ना संसाधन का ही एक रूप है। अगला है उपयोगिता के आधार पर। आप जानते हैं संसाधन को दो भाग में बांटे हैं, पहला है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। अगर आप अच्छे से चीजों को अगर समझिएगा तो आप यहाँ पे नाम में ही काम देख सकते हैं। नामे है नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब जो नया हो सकता है। नया कौन होगा, जिसका यूज कर लिए वापस से नया हो गया, यूज कर लिए वापस से नया हो गया। पेड़ पौधा, पेड़ पौधा का क्या किया हम लोग, यूज किए वापस से नया हो रहा है। फसल लगाए, काट दिए, फिर फसल लगा दी, फिर हो गया, फिर लगा दिए, फिर हो गया, फिर लगा दिए, फिर गेहूं लगाए, फिर हम उसका गेहूं निकाल लिए, फिर वापस से लगा दिए, फिर हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या? जो वापस से नया हो सकता है उसे नवीकरणीय कहेंगे। क्या कहेंगे, नवीकरणीय कहेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? जिसका चक्र चलता रहता है वो नवीकरणीय संसाधन है। तो बोल सकते हैं वैसा संसाधन जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा एग्जांपल लेते हैं ना, सूर्य का जो प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाश से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाए, वापस से सूर्य प्रकाश आएगा फिर इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा, वापस से सूर्य प्रकाश आएगा फिर इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। तो ये नवीकरण है ना, वापस से नया हो रहा है ना, क्या होने रहा है कि ये वापस से नया हो रहा है। अगला है पवन ऊर्जा। जब जब पवन बहेगी तब तक आप उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ये भी कैसा संसाधन है, नवीकरणीय है। क्या है, नवीकरणीय है। अगर हम जल की बात करेंगे, जल भी क्या है, नवीकरणीय। वो अलग बात है कि आपके मोहल्ले में जल का लेवल लेवल जो है ना वो घट गया है, तो वो क्या हो रहा है, जल का लेवल घट गया। आप जो भी वर्षा का पानी है जो भी आप यूज करें वो नदी से नाला में, नाला से नदी में, नदी से फिर आपका समुद्र में, समुद्र से क्या हो गया वापस से भाप बनता है, फिर ऊपर फिर वर्षा होने लगता है। तो ये चक्र बना हुआ है ना, है ना। इसका मतलब ये कैसा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन। कैसा है, नवीकरणीय। वन, जंगल, जंगल को बो दीजिए फिर से जंगल हो जाएगा। वन प्राणी, ये सब कैसा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन। वो नया हो सकता है। लेकिन अगर एकदम में विलुप्त हो गया कोई जानवर, तो बताइए जानवर वापस से आ पाए? डायनासोर एकदम में विलुप्त हो गया, अब है नहीं है ना। अगर एक को दो डायनासोर बचता तो फिर अपना जाति को, अपना जनसंख्या बढ़ाता तो रहता, एग्जिस्ट करता वो भी, है ना। इसीलिए याद रखिएगा ये नवीकरण में। लेकिन एकदम में खत्म होने पर फिर वो भी क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा, फिर वापस से नहीं होने वाला है ना। तो नवीकरण क्या होता है, जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे, नवीकरण संसाधन। क्या कहेंगे दीदी? और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे अनवीकरण। क्या कहेंगे, अनवी। वैसा संसाधन जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनवीकरण। जैसे एक बार कोयला जितना भंडार है हम लोग के पास, स्टॉक है, उसको एक बार अगर यूज कर लेंगे तो फिर वापस से बनेगा, बनेगा, बनने में करोड़ों साल लग जाएगा। और उतना साल लग गया ना पुनः होने में, तो समझ जाइए कितना पीढ़ी खत्म हो जाएगा। यस यू नो, तो संभव नहीं है। इसीलिए ऐसे संसाधन को क्या कहा जाता है, अनवीकरण। ये पुनः चक्रित तुरंत नहीं हो रहा, बहुत एक्सट्रीम टाइम लग रहा है, बहुत समय लग रहा है। उसी तरीके से पेट्रोल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब का सब क्या है, अनवीकरणीय। क्या है, अनवीकरणीय। सूर्य का जो ये जो है, सूर्य कैसा है, नवीकरणीय। कौन सा है, नवीकरणीय, नवीकरणीय है। और ये दोनों कैसा है, अनवीकरणीय। कोयला कैसा है, पेट्रोलियम, अनवीकरणीय। एलपीजी, अनवीकरणीय। बात समझ में आ रहा है क्या? प्राकृतिक गैस, सीएनजी, ये सब क्या है, वो नवीकरणीय संसाधन है। कैसा है? इसीलिए अभी हम लोग को सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए, नवीकरणीय। अभी सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा पे फोकस करना चाहिए, पवन ऊर्जा पे फोकस करना चाहिए, जल पे। डेनमार्क एक ऐसा देश है, डेनमार्क, जहां पर उसको जितना जरूरत है उसका अधिकांश 95% ऊर्जा जो है वो किसे, पवन ऊर्जा से प्राप्त कर लेता है। बड़का बड़का पवन चक्की लगाए क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा हवा चलता है। पवनों का देश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पवनों का देश। पहुनों का देश नहीं बोला जाता है, पहुना मतलब दामाद। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहुना मतलब समझ में आता है क्या होता है, पहुना का मतलब होता है दामाद। क्या होता है, लेकिन दामादों का देश नहीं बोला जाता है, पवनों का देश। किसका देश, पवनों का देश किसे बोला जाता है, डेनमार्क। डेनमार्क में बहुत ज्यादा हवा चलता है। अभी नहीं, अंधर नहीं चलता है, हवा चलता है कंटिन्यू, जिस कारण से वहां पर पवन चक्की लगाने से वो एक कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहता है, जिससे बिजली जनरेट होता रहता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बना रहे कोयले से बिजली, किसे बना रहे हैं, कोयला से। थर्मल पावर प्लांट है, जैसे कहलगांव में है,
कई जगह पे थर्मल पावर प्लांट है। ये थर्मल पावर प्लांट क्या करता है, कोयले के मदद से पानी को गर्म किया जाता है और उससे क्या बनाया जाता है, बिजली बनाया जाता है। तो कोयला खत्म तो बिजली मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जो पवन से मिल रहा है वो मिलता रहेगा। पवन खत्म होने वाला, पृथ्वी का अंत हो जाएगा तब ये पवन जाएगा, अदरवाइज नहीं। जो सूर्य से मतलब कि सूर्य से अगर कोई ले रहा है, सौर ऊर्जा लगा रहा है, तो भी वो क्या होगा, चलता रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। अरे उसी तरीके से जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सौर ऊर्जा मिलता रहेगा, बिजली आपको मिलता रहेगा। तो हम लोग को किधर शिफ्ट होना चाहिए, उधर की तरफ। किधर, उधर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। कोयला खत्म हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग को उधर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की तरफ हम लोग को शिफ्ट होना चाहिए, ताकि हम लोग का ऊर्जा क्या हो, खत्म ना हो। तो ये चीज समझ में आ गया। जो खत्म हो सकता है उसे क्या कहेंगे, जिसको पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता उसे क्या कहेंगे, नवीकरणीय, हाँ है ना। और जिसको वापस से चक्रित कर सकते हैं, वापस से रिन्यू कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, हाँ बात समझ में, नवीकरणीय कहेंगे। क्या कहेंगे, नवीकरणीय कहेंगे। नवीकरणीय में क्या क्या आएगा, तो आपका आएगा नवी, सौर ऊर्जा आएगा, पवन ऊर्जा आएगा, ये सब किस में आएगा, नवीकरण। और जो नहीं कर सकते हैं, कोयला क्या है, पेट्रोलियम क्या है, प्राकृतिक गैस क्या है, वो नवीकरणीय। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए बहुत अच्छा है, वेरी गुड। अगला है स्वामित्व के आधार पर। आप जानते हैं संसाधन चार प्रकार का होता है। किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार का। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। बहुत ही आसान है, एकदम तुरंत, एकदम लुलपुचिया जिसको नहीं कहते हैं, उसी तरीके से। लुलपुचिया नहीं समझ में आता है, वो सब समझ में नहीं आता, मतलब एकदम आसान है, फूस फास ठूस ठास, है ना। तो ये फूस फास है। आप समझिएगा, व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी मनुष्य का अधिकार होता है, जिस पर किसका अधिकार हो, किसी मनुष्य का अधिकार, उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। मोबाइल पर मेरा अधिकार है कि नहीं, ये संसाधन है लेकिन ये मेरा है, इसलिए कैसा संसाधन होगा, व्यक्तिगत संसाधन। एक कट्ठा जमीन ले लिए, उस पर किसका संसाधन है, मेरा, कैसा संसाधन होगा, व्यक्तिगत संसाधन होगा। घर बना लिए, मेरा अधिकार है, कैसा संसाधन होगा, व्यक्तिगत संसाधन होगा। कैसा होगा, कार ले लिए, कैसा संसाधन होगा, मेरा अपना तालाब है, कैसा संसाधन होगा, स्विमिंग पूल, व्यक्तिगत संसाधन होगा। अपना मेरा छोटा सा बगान है, कैसा संसाधन होगा, व्यक्तिगत संसाधन होगा। बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ है ना। तो बगान हो गया, तालाब हो गया, पोखर हो गया, जमीन हो गया, बगीचा हो गया, कुआं हो गया, अगर उस पर आपका अधिकार है तो वो कैसा संसाधन कहलाएगा, व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। तो घर पे किसका अधिकार है, मेरा। अगर, हाँ तुम ही लोग का है। अगर घर के बाहर मेरा ही जमीन पे अगर वो बगान हम बनाए तो मेरा है। बात समझ में आ रही है क्या? और अगर मान लेते हैं कई बार क्या होता है, बगान है यानी कोई पार्क लगा हुआ, पार्क अगर हम बनाए तो मेरा हो गया व्यक्तिगत, लेकिन वही पार्क जो है जहाँ सब लोग घूमने आता है, यानी वो व्यक्तिगत नहीं हुआ, वे व्यक्तिगत हुआ क्या, तो वो सामुदायिक हुआ। तालाब, तालाब पर मेरा अधिकार नहीं, अगर मेरा खुद का, मछली पालने के लिए खुद से अपना बनाए है, किसी के बाप का हिम्मत नहीं उसमें अपनी मछली जाके पाल ले, है ना, कोई नहा नहीं सकता, गोड़ तोड़ देंगे, यस ये कपड़े लेकर भाग जाएंगे, अरे भाई खोल के रखा होगा लेके भाग जाओ, तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत। क्या कहलाएगा? लेकिन कई सारा तालाब जो शुरू से, जिसमें सब लोग छठ पूजा करता है, अपना पूजा कर रहा है, नहा रहा, मछली पालन कर रहा है, वो अलग बात, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत। वो सामुदायिक हो गया, क्या हो गया, सामुदायिक हो गया। जिस पर समुदाय का अधिकार होता है, किसी एक तरह का धर्म या एक किसी खास मनुष्य का अधिकार होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सामुदायिक संसाधन। क्या कहेंगे? लेकिन अगर तालाब हम अपना जमीन पर गड्ढा करवाए हैं, उसमें पानी डलवाए हैं, उसमें हम मछली पालन कर रहे हैं, तो कैसा संसाधन हो गया, व्यक्तिगत संसाधन हो गया। कैसा हो गया, मेरा बात समझ में आया? रोड क्या है, व्यक्तिगत है, बाप बात राष्ट्रीय है, क्या है, राष्ट्र का होता है। रोड किसका है, सामुदायिक। कैसे है, चार आदमी मिल करके हाईवे बनवाया है, सामुदायिक हुआ क्या? चार आदमी मिलके क्या बनाता है, मंदिर, क्या बनाता है, मंदिर। कैसा संसाधन मिल जाएगा, सामुदायिक संसाधन मिल जाएगा। मंदिर कैसा संसाधन मिल जाएगा, मंदिर। और ये तालाब, तालाब कैसा संसाधन मिल जाएगा, सामुदायिक। कैसा? अगर इसी तालाब पे किसी एक आदमी का अधिकार हो तो ये कैसा संसाधन हो जाएगा, व्यक्तिगत। लेकिन इस तालाब पर अगर किसी भी मंदिर का अधिकार है, सुनो ना दीदी, ये तालाब हमारा है, तुम्हारे काहे कर रही है, सुनो, देखो उधर कर रहा है, सुनो। अगर ये तालाब पर किसी एक आदमी का अधिकार है तो ये तालाब किस में जाएगा, व्यक्तिगत। लेकिन अगर इसी तालाब पर किसी मंदिर का अधिकार होता है, मंदिर का भी तालाब होता है, तो ये तालाब किसका होगा,
सामुदायिक में जाएगा, क्योंकि मंदिर भी सामुदायिक है। मंदिर भी क्या है? सामुदायिक। ये राम मंदिर है। सबको प्रणाम करो पहले भाई, सबको प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो। जय हो, जय हो, जय हो। तू लोग के भी आशीर्वाद दे देते भाई लो, है ना? तू लोग का भी आशीर्वाद। भूखंड मतलब भूमि का एक टुकड़ा। भूखंड का मतलब क्या है? भूमि का एक टुकड़ा जिस पर आपका अधिकार है व्यक्तिगत। समझ में आया? यस यू नो? तो इस पर किसका अधिकार है? सामुदायिक। इस पर ये सामुदायिक भवन जो बना रहे, जिसमें सब लोग जाता है, मीटिंग करता है, बात करता है, बात विमर्श करता है, क्या होगा? पंचायत भवन। सामुदायिक क्या होगा? सामुदायिक क्या होगा? सामुदायिक है। अच्छा, शमशान घाट, ये कौन सी है? ये शमशान घाट है। भाई डर लगता है, शमशान घाट। हालांकि हम फोटो लेने वाले थे खतरनाक वाला, लेकिन हम डरे नहीं लिए। हम खतरनाक वाला फोटो लेने वाले थे, नहीं समझ में, जिसमें था उसमें। ये तो हम ऐसे ही नॉर्मल ले लिए, खतरनाक वाला ले लेते हम। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन हम नहीं लिए। देखना है, पिटाना है, बक ले लिया। चलो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? तो ध्यान रखिएगा, शमशान किस में जाएगा? मंदिर, मस्जिद, तालाब, सामुदायिक भवन, गुरुद्वारा, गिरजाघर, पार्क। सामुदायिक। पार्क क्या होगा? सामुदायिक होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? तो जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिगत। क्या कहेंगे? व्यक्तिगत। हाँ, जैसे धर्म स्थल है, सबका अपना अपना धर्म स्थल होता है ना, उसी तरीके से चर्च क्या होगा? सामुदायिक होगा। क्या होगा? सामुदायिक होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए, अगला राष्ट्रीय संसाधन क्या है? वैसा संसाधन जिस पर किसका अधिकार हो? राष्ट्र का। किसका अधिकार हो? क्या कहलाएगा? राष्ट्र संसाधन। अब बताओ, रोड पे किसका? आपका अधिकार है? नहीं ना? तो ये क्या? राष्ट्र का अधिकार है। किसका अधिकार है? राष्ट्र का अधिकार है। तो ये कैसा संसाधन? नदी कैसा संसाधन? राष्ट्र संसाधन। खनन क्षेत्र, जहां से कोयला वोला खनन करेंगे, किस कैसा संसाधन? राष्ट्र संसाधन। अगर कोई बड़ा सा जमीन है जिस पर सरकार का अधिकार होता है, तो ये जमीन कैसा संसाधन? अगर इस जमीन पर कोई एक आदमी का अधिकार है तो व्यक्तिगत। अगर कोई 4 आदमी 5 आदमी मिल करके या 10 आदमी समूह में लिया है ताकि वहां पंचायत भवन कुछ भी बनाएगा, तो वो सामुदायिक है। और सरकार का है तो राष्ट्रीय। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय हो जाएगा। रेल आय राष्ट्रीय। आपका क्या कहते हैं? वन राष्ट्र। क्या हो जाएगा? क्या मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? वन मेरा क्या हो जाएगा? तुम क्या बोलना उसको रे? बोलना, बोल लो। हुचा कुचा के बोल रही है। तो ये सब का सब क्या कहलाएगा? आपका राष्ट्र संसाधन क्या कहलाएगा? राष्ट्र। तो वैसा संसाधन जिस पर राष्ट्र का अधिकार होता है राष्ट्र संसाधन कहलाता है। वैसा संसाधन जिस पे किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। और वैसा संसाधन जिस पे समूह यानी कई सारे लोगों का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन हम लोग कहते हैं। शमशान घाट हो गया, या फिर आपका क्या कहते हैं, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, पंचायत भवन हो गया, ये सब क्या कहलाएगा? आपका सामुदायिक संसाधन कहलाएगा। अगला है बाबू अंतरराष्ट्रीय संसाधन, जिसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय संसाधन इंटरनेशनल रिसोर्स कहेंगे। वैसा संसाधन जिसपे अंतरराष्ट्रीय अधिकार हो। अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है जिसका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय हो। किसी कोई नहीं बोल सकता है, भारत भी उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो उस कंडीशन में कई सारा देश मिल करके निर्णय लेगा, जिस पर किसी एक देश का निर्णय नहीं चलेगा। कई सारा देश मिलकर क्या कर लेगा? निर्णय लेगा। ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। जैसे समुद्र पर किसका अधिकार है? अंतरराष्ट्रीय। समुद्र हो गया, महासागर हो गया, इस पर किसका अधिकार होता है? अंतरराष्ट्रीय होता है। बात समझ में? इसमें किसी एक आदमी का मन नहीं चलता है, हाँ ना? इसमें कई सारे देशों का भी मन चलता है। आप बता, बीच समुद्र में कुछ निकल गया, तेल निकल गया, तो क्या कोई एक ही देश का अधिकार होगा? सब देश का अधिकार होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? यस यू नो? चलिए, अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। अब मान लो बाबू रे सुनो, यहाँ पर भी है ना सटा हुआ क्या है? समुद्र है। अब ये समुद्र पे अंतरराष्ट्रीय हो गया, तो यहाँ पर अगर लगले मान लेते यहाँ सटा हुआ है, यहाँ तमिलनाडु, मान तमिलनाडु के जस्ट बगल में अगर कुछ मिल गया, तो ये तो गलत बात हो जाएगा ना कि वो सभ्य का अधिकार हो जाएगा। अरे हाँ है ना? अगर इस देश के जस्ट बगले में अगर कुछ मिल गया, तेल उल मिल गया, कुछ मिल गया, तब तो अंतरराष्ट्रीय हो गया, तो दिक्कत ना हो जाएगा? अगर इस पे अंतरराष्ट्रीय या फिर अंतरराष्ट्रीय अधिकार अगर दे देंगे, तो यहाँ पर भी आ गया, बाउंड्री के पास आ जाएगा, चीन आ जाएगा, पाकिस्तान बाउंड्री के पास आ जाएगा, दिक्कत ना हो जाएगा?
इसीलिए इसी सब चीज को कम करने के लिए क्या किया गया है, हर एक समुद्र से, जमीन से 200 किलोमीटर की दूरी पर, 200 किलोमीटर की दूरी पर एक क्षेत्र हो गया जिसको हम लोग कहते हैं अपवर्जन क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अपवर्जक क्षेत्र, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। ये 200 किलोमीटर, यहां से यहां तक का दूरी कितना होता है? 200। ये 200 किलोमीटर पे भारत का अधिकार होगा। यह जिस देश है, अगर कोई देश है समुद्र है, उस समुद्र से तट से 200 किलोमीटर तक का जो दूरी होगा, उसके अंदर अगर कुछ भी होगा, चाहे मछली पालन होगा, या मछली अगर करना है तो वो कर सकता है, अगर वहां तेल निकल गया तो वो भारत का होगा, अगर कोई आइलैंड है तो वो भी भारत का होगा, अगर कुछ भी है वहां पर, अगर कुछ भी निकल गया तो वो किसका होगा? भारत का होगा। हाँ, उसके बाहर अगर कुछ निकल गया तो फिर वो क्या होगा? कद्दू कटेगा सब में बटेगा, हाँ ना, लेकिन उसके पहले अगर कद्दू पे अगर निकला तो भारत में बटेगा, कहीं नहीं बटेगा। समझ में आया क्या? कुछ भी निकला। अब मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? तो एक समुद्र होने से कितना फायदा? 200 किलोमीटर हर एक जगह एरिया कितना बढ़ जाएगा। अरे वहां मस्ती से अपना नेवी लगाओ, मस्ती से जो करना करो, और जिसके पास अपना देश, अपना समुद्र नहीं, कितना चीज लॉस करेगा? करेगा कि नहीं? नेपाल, मंगोलिया समुद्र है नहीं, पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया के पास है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ये नहीं है समुद्र, तो लॉस कितना हो रहा है? यहाँ पर अपना ट्रेड करेगा, व्यापार करेगा, बंदरगाह बनाएगा, जो बनाना बनाओ ना भाई, बिजली उत्पादन केंद्र बना दो बिचवा में, तेल निकल गया ना, खोदो तेल खूब निकालो। मुंबई के पास निकलता है, मुंबई हाई, मुंबई के पास है, वहां से तेल निकाला जाता है, तेल परिशोधन केंद्र है, तेल निकलता है धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो यहाँ पर क्या कहता है, किसी देश की तट से 200 किलोमीटर की दूरी तक का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र का अधिपत्य जो होता है उस देश का होता है, जिसका उपयोग केवल वही बिजली, मत्स्य पालन, परिवहन आदि के लिए कर सकता है। अपवर्जक क्षेत्र, अगर इस क्षेत्र के अंदर कोई हेला ना पकड़ के, हमारा क्या करेगा? फूट फाड़ देगा। ये क्षेत्र भारत का हो गया। उसी तरीके से हर देश का अपना अपना क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंदर कुछ भी आर्थिक क्रियाएं होगी तो उस पर अधिकार किसका होगा? भारत का होगा। किसका होगा? भारत का। चूंकि हम लिए यहाँ पर तो भारत बता रहे हैं, अगर कोई और देश रहेगा, उस देश का अगर 200 किलोमीटर तो उसका हो जाएगा। अब मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे एग्जांपल लेता, तुम जमीन लेता, घर बनाता, घर के आगे देहरी रोड पे दे देता है, बोलता ये देहरी मेरा, बोलता है कि नहीं? बोलो हाँ, ये ना, वही देहरी से तनी हुआ सटा हुआ जो है रोड, उस पर सब चल रहा है, आप भी चल रहा है, आपका दुश्मनों चल रहा है, देखो देहरी पे आपका देहरी पे नहीं बैठता है, हाँ ना, जबकि देहरी उसका नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर अधिकार मिल गया भाई। अगर कहीं झगड़ा उगड़ा हुआ, बोलता हमारे देहरी बैठा था, सब आदमी सपोर्ट करेगा, हाँ तू अगर देहरी पे बैठा था। उसी तरीके से यहाँ पर भी हो गया, चीन आकर यहाँ बैठ जाएगा, हमारे देहरी है, यानी भारत का देहरी है, भारत का सीमा हो गया। वो जमीन में नहीं सटा है, उसके घर में नहीं सटा है, लेकिन फिर भी 200 किलोमीटर तक, कितना किलोमीटर तक? कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। अपवर्जक, हाँ समझ में आया? वहां तक तो धो देंगे, उसके बाहर अगर कुछ भी है, तुम अपना भी नाव लेके जाओ, हम अपना भी नाव लेके जाएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? इसके अंदर अगर देखो, जैसे भागना है, अगर आपको, अगर इसके अंदर है, अगर आप पकड़ा गए तो ठीक है, थूड़ थाड़ देगा भारत, अगर बाहर निकल गए तब गए, तब आप गए। दुबई की जो शेख है की पत्नी, दुबई के शेख की पत्नी नहीं, उसकी बेटी, उसकी, दुबई के शेख जो है, दुबई का जो महाराजा जिसको कह सकते हैं, उसकी जो बेटी है वो अपना वहां नहीं रहना चाहती है। बात समझ में आ रहा है क्या? कई बार भागने की कोशिश की लेकिन नहीं भाग पाती, क्योंकि बदनामी कितना होगा। तो इसी तरीके से एक बार भागी थी। बात समझ में आ रहा है क्या? वो क्या कहते हैं, समुद्र से पार हो गया, जब पार हो गया तब तो बातें खत्म है, तब तो कुछ नहीं है। वो किसी के नाव पे अगर मिल गया, बैठ गई, तो कुछ नहीं कर सकता, तब अंतर्राष्ट्रीय मामला हो गया, वो इंटरनेशनल मामला। आज जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामला हो गया, तब तो वहाँ बहुत सारा चीज आ जाएगा, मानव अधिकार आ जाएगा, हाँ भाई लड़की नहीं रहना चाहती, नहीं रहेगी, बात खत्म है। एक देश का तो बात नहीं चलेगा, अगर अंदर रहेगी तो उस पूरा देश का पूरा नेवी लग जाएगा ओकरा खोजने में। और जैसे पार हो गया और कोई अगर ले लिया, मान लेते हैं कोई वोट हो गई, कोई उस पर रख गया, तब तो भाई कुछ नहीं हो सकता है, तब तो फिर अंतर्राष्ट्रीय मामला हो गया वो। अगर इसी के अंदर मार हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बाहर हस्तक्षेप करने आएगा? यूएसए हस्तक्षेप करेगा? नहीं है ना। लेकिन अगर कोई इन दोनों के बीच में हो रहा है, जब तक हम नहीं चाहेंगे बाहर वाला हस्तक्षेप कर सकता है, भाई काहे अशांति फैलाएं। अभी रसिया और यूक्रेन में हो रहा है ना, बाहर वाला लोग भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे तो छोटा मोटा झगड़ा तो होते रहता है। समझ में आ रहा है क्या? तो याद रखिएगा, 200 किलोमीटर तक कौन सा क्षेत्र कहलाता है? हाँ, और उसके बाद जितना भी ये सब जो संसाधन कुछ भी मिलेगा, वो क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जिस पर आपका अधिकार हो, व्यक्तिगत जिस पर समूह का अधिकार हो, सामुदायिक जिस पर राष्ट्र का अधिकार हो, और जिस पर अंतर्राष्ट्रीय अधिकार हो। अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ क्या?
बोलो हाँ ये ना, सट से तुरंत आगे बढ़ते हम थोड़ा सा, ठीक है ना। अब इसको रहने देते हैं, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो आज यहाँ तक सीख लिए हम लोग, पक्का ना? चलिए आप लोग जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताइएगा ना। बोलो ना। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितना प्रकार का? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? वेरी गुड। अब दूसरा बताइएगा, उपयोगिता के आधार पर संसार कितना तरह का? पहला नवीकरण, दूसरा अनवीकरण, वेरी गुड। उसके बाद क्या था? स्वामित्व के आधार पर कितना प्रकार का? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वेरी गुड। और उसके बाद विकास के आधार पर पहला क्या था? बोलो संभावी, दूसरा विकसित, तीसरा भंडार, चौथा। चलो आज कोई दिक्कत? क्लास को यहीं समाप्त करें? चलिए बहुत अच्छा।